जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं दिल एहसान और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप पुर्तगाल आकर इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास किस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। ये सवाल जो है ये बार बार पूछा जाता है कि जी मेरे पास स्पेन का वीज़ा है, मेरे पास इटली का वीज़ा है, मेरे पास स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा है, तो क्या मैं पुर्तगाल आकर अपनी फ़ाइल लॉक कर सकता हूँ। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी मेरे पास शेंगन वीज़ा है, ये फ़्रांस का वीज़ा है, और अगर मैं पुर्तगाल में आऊँ तो क्या मैं इसे पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता था, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दी जाए कि अगर आप पुर्तगाल में आकर इमिग्रेशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप पुर्तगाल आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये लाजमी नहीं है कि आपके पास पुर्तगाल का ही वीज़ा होना चाहिए। आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, आपके पास फ्रांस का है, हॉलैंड का है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का है, कोई भी ऐसा वीज़ा जिस पे शेंगन स्टेट्स लिखा हुआ है तो उस पे आप लीगली पुर्तगाल आ सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी मेरे पास हंगरी का स्टडी वीज़ा है तो क्या मैं उस पर भी आके पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक कर सकता हूँ। तो इसका जवाब भी यही है कि जी हाँ, अगर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं और यहाँ पर आकर अगर आप फ़ाइल लॉक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी शेंगन स्टेट के वीज़ा पर आकर, और किसी भी स्टेटस का वीज़ा हो आपका, तो उस पर आके लीगली पुर्तगाल में आकर फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक तो ये वो तमाम लोग जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से भी लोग पूछते हैं कि जी मेरे पास तो इस कंट्री का बिज़नेस वीज़ा है तो क्या मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे पास बिज़नेस कैटेगरी का वीज़ा है। तो देखें, पुर्तगाल में जब आप आ रहे हैं तो आपके पास किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिज़नेस है या विज़िट है या आप स्टडी बेस्ड कुछ करने जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आप बिज़नेस वीज़ा लेके आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा लेके आ रहे हैं, या आपके पास कोई फैमिली वीज़ा है। तो ये एक तो हो गई सारी बात ये वीज़ाज़ के हवाले से। तो दूसरा, इसके बाद अब मैं मज़ीद इसमें ऐड करूँगा वो तमाम लोग जिनके पास किसी भी दूसरे कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है। अक्सर ये होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो मिसाल के तौर पे स्वीडन में है या नॉर्वे में है या हंगरी में है या लटविया में है या क्रोएशिया में है या जर्मनी में है या फ्रांस में है या किसी भी दूसरे शेंगन स्टेट में है, और उसके पास उसके एजुकेशन की वजह से उसे उस मुल्क का रेजिडेंस कार्ड मिल चुका है, तो वो आगे पुर्तगाल में मूव करता है तो बिल्कुल वो भी रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकता है पुर्तगाल का। तो प्रोसेस वही आपने फ़ाइल करना है कि आप फ़ाइल लॉक करेंगे आके, और फ़ाइल लॉक करने के बाद यहाँ का जो भी प्रोसीजर है वो उसी तरह से आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आके जब फ़ाइल लॉक करते हैं तो अक्सर जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर या स्टूडेंट का कार्ड लेके दूसरे ममालिक से आते हैं तो उनके साथ स्पेशली ये मैं स्वीडन के हवाले से बात करूँगा कि हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि उनका बाद में वहाँ पे जो है मसला बन जाता है बायोमेट्रिक्स का, क्योंकि उन्हें वीज़ा जो दिया गया होता है या स्टूडेंट कार्ड जो दिया गया होता है वो इसलिए होता है कि आप यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करें। तो ऐसे तमाम लोग जो किसी भी मुल्क का स्टडी वीज़ा लेके आ रहे हैं या स्टूडेंट रेजिडेंसी है उनके पास, तो उनको मैं ये लाजमी कहूँगा कि वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को आप इन्फॉर्म करके तो फिर आप पुर्तगाल का रुख करें, वरना आपकी बायोमेट्रिक्स की जब अपॉइंटमेंट होगी तो उसमें मसला बन सकता है। और इसलिए आपको ये चाहिए कि आप जो है अपना जिस भी कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ का सिलसिला जो है वो ख़त्म करके आएँ। इसमें मैं ये लाजमी ऐड करूँगा कि किसी प्रोफेशनल लॉयर की वो आप सर्विसेज लेके तो वहाँ पे जो मामला चल रहे हैं उनको आप ख़त्म करवा के तो फिर इस साइड का आप रुख करें, वरना 2 साल के बाद आपको सरप्राइज़ भी मिल सकता है। तो ये सारी तफसील हो गई स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से। इसके अलावा पहले मैंने आपको विज़िट वीज़ा के हवाले से बताया है, या वो लोग जो बिज़नेस वीज़ा के लेके आते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज़ के कोई भी किसी किस्म का भी अगर आपके पास किसी भी स्टेटस का वीज़ा है तो आप सब लोग जो हैं पुर्तगाल में आकर अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और आगे अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए लाजमी नहीं है
کہ پرتگال آنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو پرتگال کا ہی ویزا لینا ہوگا. آپ کے پاس کسی بھی شینگن کنٹری کا ویزا ہے تو آپ پرتگال آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر میرے پاس فار ایگزامپل کسی بھی دوسرے کنٹری کا شینگن ویزا ہے تو کیا میں سیدھا پرتگال آ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اس میں یہ بھی ایک متھ ہے. اکثر لوگ اس بارے میں بھی بڑی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اسپیشلی اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں تو وہاں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر یہ سننے میں آیا کہ امیگریشن والے پرابلم کرتے ہیں. حالانکہ انہیں پرابلم کرنی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ کو شینگن ویزا مل گیا ہے تو ایک ملک کا اگر ویزا آپ کو ملا ہے کسی بھی شینگن سٹیٹ کا تو آپ کسی بھی دوسری شینگن سٹیٹ میں ڈائریکٹلی جو ہے فلائی کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے، مثال دوں گا یہاں پہ، اگر فرض کریں آپ کے پاس اسپین کا ویزا ہے اور آپ جو ہے جرمنی کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ جرمنی سے آگے اسپین کی ٹکٹ بھی آپ ساتھ رکھیں. ادروائز امیگریشن آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ فلائی نہ کرنے دیں. نارملی یہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جناب آج ان سب لوگوں کے لیے انفارمیشن تھی جو یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس اس کنٹری کا شینگن ویزا ہے تو میں آگے آ کے پرتگال میں اپنی فائل لاک کر سکتا ہوں، یا میرا یہ والا جو سٹیٹس ہے اس پہ میں آگے جا کے اس کو کنورٹ کر سکتا ہوں ریزیڈنس کارڈ میں یا نہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.